Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's begin the second lecture of this beautiful chapter Thermodynamics. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन बाय अ गैस और अलग अलग प्रोसेसेस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वर्क डन बाय गैस को निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहला प्रोसेस जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन एन आइडियल गैस। तो देखिए बच्चों मान लेते हैं कि हमारे पास एक आइडियल गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T है। अब बच्चों एक आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है इट इज केप्ट कांस्टेंट, है ना, और उसका प्रेशर मान लीजिए P1 से चेंज होकर के P2 हो गया और वॉल्यूम V1 से चेंज होकर के V2 हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय द गैस निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है क्योंकि हमारे को एक चीज मालूम है कि हम लोग हर केस में, है ना, हर केस में हम लोग W दैट इज वर्क डन बाय द गैस उसको इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2 तो लिख ही सकते हैं। अब हमें पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है ना। तो बेसिकली दो इक्वेशंस का हम लोग यूज करने वाले हैं, एक तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV और दूसरा PV इक्वल टू nRT, है ना। इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग वर्क डन अभी निकालेंगे। तो यहां पर देखिए ये जो प्रेशर है ये खुद भी वेरिएबल था तो ये हमें परेशान कर रहा था। तो हमने क्या करा, प्रेशर को जो है यहां पर किससे सब्सटीट्यूट कर दिया, nRT अपॉन V से। तो अब देखिए मजेदार चीज ये हो गई कि nRT जो है n नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, T जो है वो टेम्परेचर है, तो ये तीनों तो कांस्टेंट है। तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे और बच क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V। और dV अपॉन V का इंटीग्रेशन हमें पता है कि ln V हो जाएगा और अगर लिमिट पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1 दैट इज ln ऑफ V2 अपॉन V1 जो कि बाहर nRT से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, nRT ln V2 अपॉन V1। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज यहां पर देख सकते हैं कि अगर यहां पर nRT कांस्टेंट है मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो गया, है ना, क्योंकि nRT ये जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट है। तो हम लोग V2 अपॉन V1 को और किससे रिप्लेस कर सकते हैं, V2 अपॉन V1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय P1 अपॉन P2। ठीक है, तो ये जो P1 अपॉन P2 है ये यहां पर भी फिट हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे वर्क डन इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है ना। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है वो तो कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और हमारा आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1 दैट इज चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखने वाले हैं वर्क डन इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेशर तो लग रहा है लेकिन वो वॉल्यूम को एक्सपैंड नहीं करवा पा रही है। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि वर्क डन बाय द गैस क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस जस्ट बिकॉज की वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट इज व्हाई नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस की। मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक सैंपल ऑफ आइडियल गैस है और उसे हम लोगों ने एक एनक्लोजर में रखा है। अब स्टेट ऑफ द गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, है ना। इसी से हम लोग उसके स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं। इफ दीज पैरामीटर्स कैन बी यूनिकली स्पेसिफाइड एट अ टाइम, है ना, किसी टाइम पर हम लोग कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे गैस का प्रेशर लेट अस से P है, टेम्परेचर T है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक जगह पर, है ना, सेम प्रेशर है, हर एक जगह पर टेम्परेचर भी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं, वी से दैट द गैस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ वी पुट द इंक्लोजर ऑन अ हॉट स्टोव द टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द गैस विल बी डिफरेंट, है ना, अलग अलग जगहों का अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो अब हम लोग इस पूरे के पूरे गैस को, है ना, ये नहीं कह सकते कि उसका कोई एक फिक्स टेम्परेचर है, कोई यूनिक टेम्परेचर है ना, लोग इसके टेम्परेचर को स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि गैस जो इट इज नॉट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों अगर हमारे पास कोई एक गिवन सिस्टम होगा और अगर हम लोग कोई प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका स्टेट जो है इन जनरल क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, इनिशियली मान लीजिए उसका स्टेट जो है वो P1, V1 और T1 से डिस्क्राइब किया जा पा रहा था और बाद में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है,
if the process is performed in such a way that at any instant, है ना, at any instant during the process the system is very nearly in thermodynamic equilibrium, है ना, हर समय क्या हो रहा है, जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। मतलब आप हर समय टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर डिफाइन कर सकते हैं, वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या कहलाता है, क्वासी स्टैटिक कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हर समय यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये जो एक्चुअल प्रोसेसेस है वो हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्वासी स्टैटिक नहीं होती है ना। अब अगर मान लीजिए हमें प्रेशर ऑफ अ गैस को चेंज करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली वी कैन मूव अ पिस्टन इनसाइड द एनक्लोजर, है ना। इससे प्रेशर क्या होगा, इससे प्रेशर जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। द गैस नियर द पिस्टन इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेटर फोर्स एज कंपेयर टू द गैस अवे फ्रॉम द पिस्टन, है ना। अलग अलग जगहों पर पिस्टन का जो प्रभाव है वो अलग अलग जैसा होगा। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द गैस मे नॉट बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर व्हाइल द पिस्टन इज मूविंग, है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो जनरल केसेस हैं वो क्वासी स्टैटिक तो नहीं है। लेकिन बच्चों, अगर हम लोग ऐसा काम करें कि अगर पिस्टन को बहुत स्लोली मूव करें, है ना, हाउएवर वी कैन मूव द पिस्टन वेरी स्लोली टू मेक द प्रोसेस एज क्लोज टू क्वासी स्टैटिक एज वी विश, है ना। हम लोग आइडियल की तरफ टेंड जरूर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, इट इज एन आइडियलाइज्ड प्रोसेस in which all changes take place infinitely slowly। इसके अलावा बच्चों, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो होता है ना, उसकी एक और स्पेशलिटी होती है। वो क्या ये होती है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व ऑन अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, या फिर प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम। ऐसा इसलिए क्योंकि एट एनी इंस्टेंट वी हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड अ यूनिक वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग एक ग्राफ देखने वाले हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इनिशियल स्टेट ये है और फाइनल स्टेट ये है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, उसी फिगर की यहाँ चर्चा हो रही है ना, कि इट शोज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि उसका ग्राफ बनाया जाना पॉसिबल था, है ना। टेकिंग द सिस्टम फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट I टू अ फाइनल स्टेट F, लेट AB be any arbitrary small part of this process. Suppose in this part the gas takes an amount delta Q of heat from its surrounding, मतलब उस सिस्टम को डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट मिला, एंड परफॉर्म्स एन अमाउंट डेल्टा W ऑफ वर्क ऑन द सराउंडिंग, है ना। एक छोटे से इंटरवल के लिए हम लोग बात करें कि उसने डेल्टा Q हीट लिया और डेल्टा W वर्क उसने परफॉर्म करा ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल टू डिजाइन अ रिवर्स क्वासी स्टैटिक प्रोसेस which takes the system from the state F to the state I, satisfying the following conditions। तो देखिए बच्चों, ये है वो ए बी छोटा सा सेगमेंट जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है, द रिवर्स प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेम कर्व एज द डायरेक्ट प्रोसेस, बस एरो को क्या करना होगा, इन्वर्ट करना होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इन द पार्ट बी ए क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा जो अभी हुआ। सिस्टम क्या करेगी, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट को देगी सराउंडिंग को, और डेल्टा डब्ल्यू वर्क जो है वो क्या होगा, परफॉर्म होगा ऑन द सिस्टम, है ना। तो ऐसे प्रोसेस में हम लोग क्या कहेंगे कि ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है ना। तो देखिए बच्चों, अगर ऐसा रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो ओरिजिनल प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, in the direct process the system has passed through certain equilibrium states in a sequence, है ना। हर समय हम लोग देख पा रहे थे कि ग्राफ बनाया जा पा रहा था, इसका मतलब कि ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस था, मतलब कि हर समय वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में था ना। when the process is reversed the system passes through the same states in the reverse sequence, सब कुछ बस पलट जाता है। also in any small part of the reverse process it returns the same amount of heat to the surrounding as was taken during the corresponding part in the direct process, है ना। Similarly, work done by the system in the direct process is compensated by the equal work done on the system। बस जो work done by the system होता है, अब वो क्या बन जाएगा, work done on the system हो जाएगा in the corresponding reverse process। तो बच्चों, इसका कंक्लूजन ये है कि अगर, है ना, a process can be reversible if it satisfies two conditions, है ना। क्या क्या कंडीशन हमने देखी यहाँ पर, कि प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक तो होना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ कोई भी डिसिपेटिव,
है ना, डिसिपेटिव फोर्सेस या कोई भी डिसिपेटिव एजेंट्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब पूरी तरीके से एब्सेंट होगा, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होगा, प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है। और जिस तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस होता है उसी तरीके से रिवर्सिबल साइकिल भी हो सकती है ना। वी नो दैट इफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट द एंड ऑफ अ प्रोसेस इज द सेम एज द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट द बिगिनिंग, तो वैसे प्रोसेस को तो हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते ही है। लेकिन अगर इसका एक ग्राफ बनाया जा सके, है ना, मतलब कि हर समय ये जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल है, और उसका नाम क्या होगा बच्चों, रिवर्सिबल साइकिल होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक मजेदार सा सवाल देखते हैं। सवाल है, फिगर शोज अ प्रोसेस ABCA परफॉर्म्ड ऑन एन आइडियल गैस, फाइंड द नेट हीट गिवन टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायग्राम है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोसेसेस है, जैसे कि एक AB है, एक BC है और एक CA है, इन सारे प्रोसेसेस को अलग अलग से हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि जो AB प्रोसेस है वो कैसा है, वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि इस A से B के ट्रांजिशन में हमेशा हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो V1 है। B से C का जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, क्योंकि हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट है। और C से A का प्रोसेस कैसा है वो जरा हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमें ये CA प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है तो मैं PV इक्वल टू NRT, है ना, इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू NR अपॉन P इंटू T। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि Y इक्वल टू MX जैसा ग्राफ है। तो इसका मतलब यहाँ पर NR अपॉन P जो है वो स्लोप का काम कर रहा है, और वो तो हमेशा कांस्टेंट है C से A के प्रोसेस में। तो इसका मतलब प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि जो CA प्रोसेस है ये कैसा है, आइसोबारिक प्रोसेस है। क्लियर है ये बात। तो बच्चों, हमारे से पूछा गया है नेट हीट गिवन टू द सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना। तो A से घूम करके वापस A पर ही आ जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, जिसमें डेल्टा U क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहती है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो हम लोग देख पा रहे हैं कि डेल्टा U है वो तो 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा Q को क्या होना पड़ेगा, डेल्टा W के बराबर होना पड़ेगा। तो अगर नेट हीट गिवन टू द सिस्टम चाहिए तो हम लोग सिंपली क्या निकाल लेंगे, हम लोग यहाँ पर टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम निकाल लेंगे। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, है ना। W1 में किसे कह रहा हूँ, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस AB, W2 वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस BC, और W3 कह रहा हूँ वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस CA। ठीक है, तो देखिए बच्चों, W1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन 0 आएगा। W2 अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, ये देखिए एक आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि जो वर्क डन है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, NRT2 ln ऑफ, ये हो जाएगा V2 अपॉन V1 हो जाएगा। और इसी तरीके से W3 जो है ना, W3 क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कैसा प्रोसेस है, ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है। तो यहां पर हम लोग जानते हैं कि W3 हो जाएगा P डेल्टा V। ठीक है, तो प्रेशर कितना था, प्रेशर जो है ना वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो प्रेशर को लेटर से कि मैं फिलहाल P लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम, है ना, जो कि कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि V1 माइनस V2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग W3 को और क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये PV1 माइनस PV2 हो जा रहा है, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, PV1 विल बी इक्वल टू PV1 जो है ना, वो हो जाएगा NRT1 के बराबर। और इसी तरीके से PV2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NRT2 के बराबर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि W3 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, NRT1 माइनस T2, है ना, अगर मैं कॉमन ले लूं इसे, तो W3 इज नथिंग बट NRT1 माइनस T2। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा NR, है ना, ये कॉमन आ गया, फिर आ जाएगा T2 ln ऑफ V2 अपॉन V1, और साथ ही साथ इसमें हमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा NRT1 माइनस T2, है ना। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो प्रोसेस था इसमें 3 अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व थे, ठीक है, और ये प्रोसेस साइक्लिक था, इसलिए यहाँ पर डेल्टा यू जो है वो ओवरऑल क्या था, 0 था, क्योंकि ये जो गैस है ये वापस से वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ गई, है ना, और वापस आ गई तो टेम्परेचर रिकवर हो गया। तो अगर टेम्परेचर वापस से वही हो गया तो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, जिस वजह से डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2 मोल्स ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, जिसके लिए हमारे को फॉर्मूला दे रखा है इंटरनल एनर्जी का, U इक्वल टू 1.5 nRT, is enclosed in an adiabatic fixed vertical cylinder fitted with a smooth light adiabatic piston। बच्चों ये जो adiabatic वर्ड है इसका मतलब होता है कि ये हीट का एक्सचेंज नहीं होने देता है, ठीक है। The piston is connected to a vertical spring of spring constant 200 Newton per meter as shown in figure। तो देखिए बच्चों ये वो फिगर है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक स्प्रिंग है ना, ये पिस्टन है और ये हमारा सिलेंडर है। क्लियर है ये बात। आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियली द स्प्रिंग इज एट इट्स नेचुरल लेंथ, है ना, शुरुआत में वो अपने नेचुरल लेंथ पे थी, और टेम्परेचर गैस का, है ना, और इनिशियली क्या था, 300 केल्विन था। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल। द गैस इज हीटेड स्लोली फॉर सम टाइम by means of an electric heater so as to move the piston up through 10 centimeter। और हमसे पूछा क्या गया है, find the work done by the gas, the final temperature of the gas and the heat supplied by the heater। तो देखिए बच्चों ये वो हीटर है जिसकी मदद से क्या करा जा रहा है, अंदर जो गैस है उसे हीट अप किया जा रहा है। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों सवाल को प्लान करते हैं कि कैसे सॉल्व करा जाए। देखिए हमारे को सबसे पहले ये दे रखा है कि 2 मोल है मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के, और हमारे को ये भी दे रखा है कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1.5 nRT, ठीक है। अलग अलग टाइप के आइडियल गैस के लिए U का फॉर्मूला अलग अलग होता है, जैसे डायटोमिक हो गया, पॉलीएटॉमिक हो गया, उनके लिए U का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, जो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे को ये दे रखा है कि मोनोएटॉमिक अगर रहे आइडियल गैस तो उसके लिए U इंटरनल एनर्जी क्या आ जाती है, 1.5 nRT आ जाती है, ठीक है। अब एक इसे, है ना, इस गैस को इनक्लोज किया गया एक एडियाबैटिक फिक्स्ड वर्टिकल सिलेंडर में, और जिसके ऊपर क्या है, एडियाबैटिक पिस्टन है, मतलब सब कुछ एडियाबैटिक होने की वजह से हीट, है ना, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सकती है। द पिस्टन इज कनेक्टेड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग, है ना, हम लोग यहाँ पर एक स्प्रिंग भी देख पा रहे थे जिससे ही पिस्टन कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। अब शुरुआत में स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में थी और टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हमारे को दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए गैस को स्लोली हीट किया गया। यहाँ पर स्लोली का वर्ड क्या मतलब क्या है, स्लोली कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो हीटिंग का प्रोसेस है ये बिल्कुल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रहेगा, मतलब जो पिस्टन जो है ना, पिस्टन जब मूव करेगा तो वो भी बहुत स्लोली मूव करेगा इस वजह से, ठीक है। फॉर सम टाइम बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर so as to move the piston up through 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से धीरे धीरे खिसकते वो फाइनली कितना ऊपर चला गया, 10 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। क्लियर है बात। तो अब हमें वर्क डन बाय द गैस सबसे पहले निकालना है, फिर टेम्परेचर निकालना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, और फिर क्या निकालना है कि कितनी हीट इस हीटर ने सप्लाई करी। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों मान लेते हैं कि किसी मोमेंट पर, है ना, यहाँ पर जो हम लोग देख पा रहे हैं स्प्रिंग, इसमें जो कंप्रेशन आया है वो लेटर से x का है। कंप्रेशन क्यों आएगा, क्योंकि पिस्टन जो है वो क्या हो रही है, ऊपर राइज कर रही है, क्योंकि गैस जो है जब गर्म होगी तो वो धक्का लगा रही है पिस्टन के ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी मोमेंट पर मान लेते हैं कि पिस्टन जो है वो x डिस्टेंस से ऊपर राइज कर चुका है। तो स्प्रिंग में अगर, है ना, हम लोग देख पा रहे हैं कंप्रेशन x का आएगा, तो अगर मैं यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, है ना, इस पिस्टन का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर मैं क्या दिखाऊंगा कि इस पर जो है स्प्रिंग लगाएगी कितना फोर्स, ऊपर से नीचे की तरफ लगाएगी kx फोर्स। क्लियर है ये बात। और इसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, है ना, एक फोर्स आएगा इस पर साथ ही साथ, है ना, और वो कितने के बराबर होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं फिलहाल P0 कह रहा हूँ, है ना, तो P0 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना फोर्स जो है एटमॉस्फेयर लगाएगी इस पिस्टन पर नीचे की तरफ। और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो क्वासी स्टैटिक है, तो इस वजह से उस पर हर समय जो नेट फोर्स लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए, 0 लगना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे से जो प्रेशर इनटू एरिया लग रहा है ना, मतलब कि यहाँ पर प्रेशर
इस मोमेंट पर मैं क्या मान रहा हूँ कि लेटर से प्रेशर P है ना, गैस का प्रेशर P है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, और वो कितने के बराबर आ जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, P0 इंटू ए प्लस KX के बराबर। ठीक है, तो पहले पार्ट में जो हमसे पूछा था है ना, पार्ट ए में हमसे क्या पूछा गया था, वर्क डन बाय द गैस है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ गैस इंटू डी एक्स है ना, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेटर से L तक हो रहा है, और हमें पता है कि L की वैल्यू जो है वो कितनी रखनी है, 10 सेंटीमीटर रखनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ P0 इंटू ए प्लस K इंटू एक्स, और इधर आ जाएगा dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के L तक। ठीक है, अब बच्चों जैसा कि सवाल में हमारे को दे रखा है, हमारे को P0 कितना दे रखा है, P0 हमारे को दे रखा है 100 किलो पास्कल, मतलब 100 फिर आगे 3 जीरो और लगाएंगे, इतना पास्कल है ना, मतलब 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, एरिया हमारे को कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 अपॉन 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, के हमारे को जो है ना, के हमारे को कितना दे रखा है, 200 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर दे रखा है, और एल की वैल्यू हमारे को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 अपॉन 100 मीटर के बराबर। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं ना, तो यहां से वर्क डन बाय द गैस जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा देखिए 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 अपॉन 10 टू द पावर 4, और यहाँ पर dx है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये x बन जाएगा, और लिमिट 0 से L रखने पर यहाँ पर सिर्फ 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 अपॉन 100 मीटर आ जाएगा, प्लस अगला टर्म क्या हो जाएगा, k तो एज इट इज रह जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पुट कर देंगे तो L स्क्वायर अपॉन 2, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 10 अपॉन 100 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से देखते हैं हमारे पास वर्क डन बाय द गैस कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय द गैस जो है ना, वो हमारे पास आ जा रहा है, देखिए यहाँ से 10 रह गया, फिर 0 0, यहाँ पर भी 0 0 चले गए, तो ये हो गया 20, प्लस अगला टर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 1 अपॉन 10 है ना, तो 1 अपॉन 10 का स्क्वायर 1 अपॉन 100 हो गया ना, तो यहाँ से देखिए ये बेसिकली 1 रह गया, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 21 जूल है ना। जूल में क्यों, क्योंकि हमने सब कुछ को SI यूनिट में रखा है, इसीलिए जो हमारा जवाब है वो भी किस में आया, SI यूनिट में आया। तो पहले पार्ट का जो जवाब है वो क्या है, 21 जूल है। ऑलराइट, अब बच्चों अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमारे को इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना दे रखा है, 300 केल्विन दे रखा है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पर हीट जरूर किया गया है यहाँ पर, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, nRT1 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, P0 V0, क्योंकि शुरुआत में जो प्रेशर था है ना वो कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर था अंदर भी। ठीक है, इस चीज को बच्चों आप ऐसे भी देख सकते हैं कि शुरुआत में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो पिस्टन था है ना, पिस्टन था उसके ऊपर जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा था, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाहर से लग रहा था P0 इंटू ए के बराबर फोर्स है ना, P0 इंटू ए के बराबर फोर्स लग रहा था। तो इस पर है ना गैस की तरफ से भी कितना फोर्स लगना चाहिए, P0 इंटू ए ही लगना चाहिए। क्लियर है ये बात, क्योंकि उस समय स्प्रिंग तो बिल्कुल अपने नेचुरल लेंथ में था, तो इसीलिए शुरुआत में जो प्रेशर था अंदर का वो कितना था, P0 के बराबर था, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, और इनिशियल वॉल्यूम को मैंने V0 कह दिया। ठीक है, अब फाइनली मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही है, तो nRT2 लेटर से जो फाइनल टेम्परेचर वो कितना है, T2 है, उसको हम लोग किसके बराबर कर देंगे, उसको हम लोग कह देंगे कि वो फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय V2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब फाइनल प्रेशर जो है वो कितना हो जाएगा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि प्रेशर जो है वो क्या है, P0 प्लस KX अपॉन ए था, और फाइनली x की वैल्यू L हो जाएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P0 प्लस KL अपॉन ए है ना। L यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर को कह रहा हूँ, और यहाँ पर V2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, V0 इनिशियल वॉल्यूम में कितना एडिशन हुआ, A इंटू एल का एडिशन हुआ ना, L लेंथ से ये ऊपर शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस की मदद से कैसे सॉल्व करेंगे। T2 जो है ना, T2 को बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, T2 को आप देखिए कि 1 अपॉन NR मल्टीप्लाइड बाय है ना, फर्दर हम लोग देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं,
पी नॉट वी नॉट, ठीक है, प्लस पी नॉट ए इंटू स्मॉल एल प्लस के एल अपॉन ए इंटू वी नॉट प्लस के इंटू एल का स्क्वायर। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों, यहां पर जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो पी नॉट वी नॉट वाला टर्म है, पी नॉट वी नॉट जो है वो बेसिकली एन आर टी वन बन गया, और एन आर टी वन अपॉन एन आर जो है वो क्या बन जाएगा, टी वन बन जाएगा। तो टी टू बराबर देखिए क्या आ गया, टी टू बराबर आ गया टी वन प्लस, अब फर्दर हमारे पास कौन सा टर्म है, पी नॉट ए एल प्लस के एल स्क्वायर, इन दोनों को मैं क्लब कर देता हूं, अपॉन एन आर, ठीक है, और आखिरी टर्म क्या बच जाएगा, प्लस के इंटू एल। क्लियर है? के इंटू एल यहां पर आ गया हमारे पास, और साथ ही साथ यहां पर आ जाएगा टी वन अपॉन ए पी नॉट। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों ये के एल टी वन अपॉन ए पी नॉट कैसे है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्चुअली आप देखिए कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि वी नॉट अपॉन एन आर जो है ना, वी नॉट अपॉन एन आर, ये हम लोग क्या कह सकते हैं यहां से, वी नॉट अपॉन एन आर जो है वो बेसिकली क्या बन गया, टी वन अपॉन पी नॉट बन गया। तो उसे देखिए मैंने यहाँ पर टी वन अपॉन पी नॉट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हमारे पास सारे डेटा है ना, जैसे कि टी वन हमें पता है, दिया हुआ है कि वो 300 केल्विन है। ठीक है, अब उसमें ये वाली कैलकुलेशन हमारे को करनी होगी। पी नॉट पता है, ए पता है, एल पता है, के पता है, एन पता है, और आर की भी वैल्यू पता है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 1.325 प्लस आखिरी टर्म जो है वो बन जाएगा 30। ठीक है, तो यहां से हमारे पास इतना केल्विन आ गया, जिसको कैलकुलेट करने पर फाइनली T2 इज इक्वल टू आ जाता है 331.325 केल्विन के बराबर। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का जवाब, है ना, जो फाइनल टेम्परेचर है वो लगभग 331.325 केल्विन के बराबर आ जाएगा। तो अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे, जिस पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, हीट सप्लाइड बाय द हीटर। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एडियाबैटिक है, मतलब हीट जो है वो जो मिल रही है वो हीट अंदर ही ट्रैप्ड है, वो बाहर नहीं जा पा रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू इज नथिंग बट डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होता है। वर्क डन तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ही रखा है ना, वर्क डन जो है वो कितना आया था हमारा, वो आया था 21 जूल के बराबर आया था। ठीक है, अब जो है अगर हम लोग डेल्टा यू निकाल लें तो हमारा डेल्टा क्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू निकालने के लिए हमारे को क्या दिया हुआ है, यू इक्वल टू दे रखा है 1.5 एन आर टी के बराबर। तो डेल्टा यू हम लोग समझ पा रहे हैं क्या हो जाएगा, 1.5 एन आर, यहां तक तो कांस्टेंट है, सिर्फ यहां पर डेल्टा टी करना होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां पर अब हम लोग डेटा पुट कर देते हैं। डेल्टा यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.5 इंटू एन टू दिया हुआ है, आर को हम लोग ले सकते हैं लगभग 8.3। ठीक है, और डेल्टा टी हम लोग देख पा रहे हैं कि फाइनल टेम्परेचर लगभग 331 केल्विन है और इनिशियल 300 था। तो डेल्टा टी जो है वो हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना कह सकते हैं, 31 केल्विन कह सकते हैं। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 772 जूल के आसपास, है ना। डेल्टा यू जो है वो लगभग इतना आ जाएगा, और इस तरीके से हम लोग डेल्टा क्यू कितना निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा 772 प्लस कितना करना होगा यहाँ पर, 21 जूल करना होगा, है ना। तो अगर इसे ऐड कर देंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट इज डेल्टा क्यू, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 793 जूल के अराउंड। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा का पूरा सवाल सॉल्व। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो देखिए बच्चों, द मोलर हीट कैपेसिटीज ऑफ अ गैस are defined as the heat given per mole of the gas per unit rise in the temperature। ठीक है, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। अलग अलग कंडीशंस पर अगर हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस हो तो उस केस में मोलर हीट कैपेसिटी को CV से डिनोट किया जाता है ना। तो CV क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, जैसे हम लोगों ने बात करा कि कितनी हीट देंगे ताकि, है ना, यूनिट राइज होगा टेम्परेचर में टू द 1 मोल ऑफ द गैस। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर हम लोगों ने CV को डिफाइन करा, इस तरीके से हम लोग CP भी डिफाइन कर सकते हैं ना, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पर देखिए CP क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, है ना, एनर्जी हीट गिवन, लेकिन पर यूनिट मोल पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, तो डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है,
यहाँ पर n क्या है, अमाउंट ऑफ द गैस ऑब्वियसली इन द नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए बच्चों, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या फिर स्पेसिफिक हीट है, इट इज यूज्ड फॉर मोलर हीट कैपेसिटी। ये जो टर्म है ये जनरली मोलर हीट कैपेसिटी के लिए यूज में आता है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो इस टॉपिक के ऊपर एक आसान सा सवाल कर लेते हैं। सवाल है 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज केप्ट इन अ रिजिड कंटेनर एंड इज हीटेड। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे को मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है 20 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर रिजिड कंटेनर है तो यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा इस प्रोसेस के दौरान, तो इसीलिए हमारे को सीवी की रिक्वायरमेंट भी थी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि अगर हमें अमाउंट ऑफ हीट निकालना है तो डेल्टा क्यू जो है ना, डेल्टा क्यू किसके बराबर आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने आ जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 0.32 ग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने आ जाएंगे, 0.32 अपॉन 32, क्योंकि 32 ग्राम्स है ना, 32 ग्राम्स अगर ऑक्सीजन के हो तो हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पर 1 मोल होगा। तो अगर सिर्फ 0.32 ग्राम है तो कितने मोल होंगे, 0.01। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सीवी हमारे को दे रखा है 20 जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। यहाँ पर आप इसकी यूनिट पे ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल है। ऑलराइट, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितने का आ रहा है, तो 25 से 35 का राइज हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा टी इज 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन का राइज दोनों तो बात एक ही है, तो यहाँ पर हम लोग 10 केल्विन लिख दें या 10 डिग्री सेल्सियस का राइज लिख दें, बात तो एक ही आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास देखिए आ जाएगा, अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 1/100 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 10, जो कि कितने के बराबर आ जा रहा है, 2 जूल के बराबर आ जा रहा है। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये जो सी है वो क्या डिनोट करता है, मोलर हीट कैपेसिटी, और सीपी और सीवी जो है इसके दो स्पेशल केसेस के लिए डिफाइंड है ना। जैसे कांस्टेंट प्रेशर के केस में हम लोग सी को सीपी नाम देते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस के केस में सी को सीवी नाम देते हैं। ठीक है, तो सपोज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज केप्ट कांस्टेंट, है ना, वॉल्यूम को हम लोगों ने क्या करा, कांस्टेंट रखा और हीट सप्लाई करा, तो क्या होगा, द वर्क डन बाय द गैस ऑब्वियसली वो जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो जो सारा का सारा हीट है वो इसे क्या करेगा, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगा, है ना। तो वही यहाँ लिखा है द एंटायर हीट सप्लाइड गोज एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। नाउ कंसिडर अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इस बार हम लोगों ने वॉल्यूम को नहीं, प्रेशर को कांस्टेंट रखा। ठीक है, तो अब अगर हीट सप्लाई होगी गैस को तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा, है ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स प्रेशर। तो अ पार्ट ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज्ड बाय द गैस टू डू वर्क इन द एक्सपेंशन, है ना, कुछ पोर्शन जो है वो एक्सपेंशन में जाएगा, वर्क करेगा, रिमेनिंग पोर्शन जो है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होगा। ठीक है, thus for a given amount delta Q of heat, the rise in temperature of a gas at constant pressure is smaller than the rise in temperature at constant volume। आइए इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। तो इस स्टेटमेंट से बच्चों ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने डेल्टा क्यू ऑफ हीट दिया, तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो ऑब्वियस है कि जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू अगर प्रेशर कांस्टेंट रहे, है ना, क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट है उस केस में कुछ पोर्शन डेल्टा क्यू का वर्क में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीपी जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन सीवी, है ना, क्योंकि सीपी और सीवी बेसिकली क्या है, सीपी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर मोल, है ना। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो उसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू रेज द टेम्परेचर, है ना, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वो वर्क में भी लग जाता है। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम लोग एन मोल्स की बात करते हैं फिर आइडियल गैस, जिसे हम लोगों ने रिजिड कंटेनर में रखा है और इनिशियल प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। अब हम लोगों ने एक्चुअली ये जो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो ये प्रोसेस कैसा कहलाएगा, आइसोकोरिक कहलाएगा।
तो उसी प्रोसेस को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा कि हमने डी क्यू वी अमाउंट ऑफ हीट जो है सप्लाई किया गैस को। डी क्यू वी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो हीट सप्लाई किया ये कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, इस प्रोसेस में सप्लाई करा गया है। तो ऑब्वियस है कि उसका टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा, टी से लेकर के कहाँ चला जाएगा, टी प्लस डी टी पर चला जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा। तो वर्क डन बाय द गैस ऑब्वियसली जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा कि जीरो होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि डी क्यू वी पूरा का पूरा कहाँ यूज हो रहा है, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब एक काम करते हैं बच्चों, सेम सैंपल ऑफ द गैस को लेते हैं इन अ वेसल विथ अ मूवेबल लाइट पिस्टन, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक लाइट पिस्टन है जो कि मूवेबल है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है। अब इनिशियल प्रेशर P है, वॉल्यूम इनिशियल V है और टेम्परेचर इनिशियल T है। द पिस्टन इज पुश्ड बाय अ कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू PA। तो बच्चों F इज इक्वल टू PA, इस पर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि अंदर का प्रेशर ऑलरेडी कितना है, अंदर का प्रेशर हमने कहा कि P है। तो इस वजह से जो गैस है वो पिस्टन पर बाहर की तरफ क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स कितना हो जाएगा, P इंटू ए हो जाएगा। तो इस पिस्टन को अपनी जगह मेंटेन करने के लिए हमें इस पर क्या लगाना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा P इंटू ए, ताकि अपनी जगह पर रुकी रहे और प्रेशर इनसाइड द गैस इस तरीके से क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा एट द वैल्यू P। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर जो है ना, इसे हीट प्रोवाइड करने वाले हैं DQP। यहाँ पर P क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक होने वाला है, प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अब प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये गैस जो है वो गर्म हो जाएगी ज्यादा और वो पिस्टन पर धक्का लगाएगी, और पिस्टन चूंकि है ना बाहर जा सकता है, इस बार ये जो वॉल्यूम है ये एक्सपैंड हो सकता है ना पिस्टन के आगे जाने से, तो प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, इस तरीके से मेंटेन रहेगा। हम लोग बच्चों ये जो DQP है वो इस तरीके से दे रहे हैं सच दैट कि टेम्परेचर जो है वो सेम अमाउंट DT से राइज कर जाए, जैसा पिछले केस में DT से ही राइज करा था ना। हम लोग इस बार भी चाह रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर के केस में भी टेम्परेचर कितने अमाउंट से राइज करे, DT से। ठीक है, द पिस्टन मूव्स आउट सो दैट द वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय DV। जैसा मैंने कहा था कि वॉल्यूम तो बढ़ना पड़ेगा है ना, इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रेशर। तो लेट अस से कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितने का आया, DV का आया। तो अब बच्चों वर्क डन बाय द गैस हम लोग कितना कह सकते हैं, PdV कह सकते हैं, है ना। हम लोगों ने बहुत छोटा सा वॉल्यूम में चेंज कहा है, तो प्रेशर इस समय हम लोग क्या कह सकते हैं, इस मोमेंट पर कांस्टेंट रहेगा इस DV वॉल्यूम में चेंज के दौरान। ठीक है ना। तो DQP जो हीट सप्लाई हुई वो कहाँ कहाँ गई, इंटरनल एनर्जी में चेंज लाई वो DU डैश प्लस PdV कुछ पोर्शन वर्क में लगा। हम लोग दूसरी इक्वेशन कौन सी यूज करने वाले हैं, PV बराबर NRT, है ना। तो अगर प्रेशर यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रेशर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर PV बराबर NRT, इसमें हम लोग देखें तो P कांस्टेंट है, V क्या हो जाएगा, V प्लस DV हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, T प्लस DT हो जाएगा। तो P इंटू V प्लस DV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NRT प्लस DT। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, PdV इज इक्वल टू NRDT, क्योंकि PV बराबर NRT से ये वाले दो टर्म्स तो कट गए। तो PdV बराबर हमारे पास क्या आ गया, एक इक्वेशन NRDT के बराबर, जिसे हम लोगों ने यहां पर पुट कर दिया ना, इंस्टेड ऑफ PdV हमने यहां पर NRDT लिख दिया। तो अब तक हमारे पास क्या आ गया, DQP इज इक्वल टू DU डैश प्लस NRDT। अब लेकिन बच्चों एक मजेदार चीज हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि हम लोगों ने यही कहा ना कि हम लोग DQP इस तरीके से दे रहे हैं कि टेम्परेचर में जो राइज है वो सेम अमाउंट का है एज इन द प्रीवियस केस। तो अगर हम लोग सेम अमाउंट से, है ना, सेम अमाउंट से टेम्परेचर को राइज करवा रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी जो है वो तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। तो इस वजह से जो DU डैश है वो एक्चुअली DU के ही बराबर आएगा, है ना। जब हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए, है ना, जब हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए टेम्परेचर DT चेंज करवाया था, तो उस केस में इंटरनल एनर्जी जो है वो DU से चेंज करी थी। तो इस बार भी जस्ट बिकॉज की टेम्परेचर में चेंज सेम आ रहा है, तो DU डैश को क्या होना पड़ेगा, DU के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, DQP, ये तो एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू DU डैश के बदले हम लोगों ने DU लिख दिया, और DU खुद क्या था, वो DQV था, है ना। और यहाँ पर NRDT तो अभी अभी हम लोगों ने लिखा ही। इस एक्सप्रेशन को फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, 1/n DQP बाई DT इज इक्वल टू 1/n DQV बाई DT प्लस R के बराबर। ठीक है, अब यहां पर देखिए बच्चों, ये DQP क्या है,
ये dQp एक्चुअली ये हीट गिवन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस बाय dt, लेकिन कब? एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर n और dt ये दोनों टर्म्स भी तो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये बेसिकली Cp बन गया है। क्लियर है। और उसी तरीके से जो अगला टर्म है 1/n dQv/dt, ये बेसिकली क्या बन गया? ये Cv बन गया। क्लियर है। तो हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया, वो क्या है? हमारे पास आ गया Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, या फिर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो अगेन बच्चों, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो मैं चाहता हूं कि आप हमेशा, है ना, हमेशा याद रखें। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? रिलेशंस ऑफ Cv विद एनर्जी। तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने देखा कि dQv मतलब कि जो हीट सप्लाइड है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकती है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/n dQv/dt इज इक्वल टू 1/n du/dt, है ना। तो अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि ये जो लेफ्ट साइड है ये तो पूरा का पूरा क्या बन गया? Cv बन गया। तो Cv बराबर क्या आ गया हमारे पास? 1/n du/dt, जिसको फर्दर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एज du इज इक्वल टू NCv/dt। अब अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करें और t इक्वल टू 0 को हम लोग रेफरेंस मान लें, मतलब एनर्जी को 0 कंसीडर करें एट t इक्वल टू 0, तो जो एक्सप्रेशन है वो किस में तब्दील हो जा रहा है? u इज इक्वल टू NCv/t में। तो बच्चों ये अगेन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो मैं चाहता हूं हमेशा आप याद रखें, पर कंडीशन भी याद रखें कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या एजम्पशन लिया है कि एनर्जी 0 है। कब? अगर टेम्परेचर को हमने 0 माना है। ठीक है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने बात करी मोलर हीट कैपेसिटी की किन प्रोसेसेस के लिए? कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस के लिए, है ना। अब अगर हम लोग बात करें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस के केस में, तो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस ऑन अ सिस्टम is called isothermal if the temperature of the system remains constant, है ना। In case of an ideal gas, the internal energy remains constant in such a process। ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी को कांस्टेंट ऑब्वियसली रहना ही पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी हीट सप्लाई होती है टू द गैस, है ना, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? एज वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तो कोई भी चेंज नहीं आ सकता है। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो अगर 0 है ना, तो मोलर हीट कैपेसिटी इस केस में आप सोचिए कि क्या हो जाएगा? अगर डेल्टा टी जो है ना, वो 0 है, तो C आइसोथर्मल की वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें ना, एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ना तो हीट सप्लाई होगी ना ही हीट एक्सट्रैक्ट होगी फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो चेंज करता है बिना किसी हीट के ऐड किए हुए भी। ठीक है। तो इस केस में बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो C होगा, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो C होगा वो क्या हो जाएगा? वो एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा Q जो है वो क्या है? 0 है। क्लियर है ये बात। द वर्क डन बाय द गैस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल्स द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, क्योंकि अगर कोई भी वर्क कर रही है ना, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में जो गैस है कोई भी वर्क कर रही है तो उसको हीट तो मिल नहीं रही, तो ये इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क करेगी। ठीक है। Thus, if a gas enclosed in a container with adiabatic walls, adiabatic wall का मतलब क्या हो गया? जो कि हीट एक्सचेंज अलाउ ना करे, expands, the internal energy decreases and hence the temperature falls। ठीक है। वहीं अगर गैस कंप्रेस्ड हो रहा है एडियाबैटिकली तो टेम्परेचर क्या होगा? राइज होगा। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन पीवीटी इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस की खासियत यही है कि डेल्टा क्यू जो है वो क्या हो जाता है? वो 0 हो जाता है। ठीक है। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? du प्लस वर्क डन के बदले क्या लिख सकते हैं? pdv, है ना। तो हम लोग यहाँ पर du प्लस pdv को क्या लिख देंगे? 0 के बराबर। अब हमने आज देखा है कि du जो है वो क्या होता है? NCv/dt के बराबर होता है ना। और वर्क डन जो है वो तो pdv होता ही है ना, हम लोग dw की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ pv इक्वल टू nRT तो वैलिड है, क्योंकि हम लोग आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो ये बन जाएगा pdv प्लस vdp इक्वल टू nRdt। ठीक है। तो यहां से देखिए dt हमारे पास कितना आ गया? pdv प्लस vdp अपॉन
एन आर के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस डेटा को अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें, है ना, तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा सी वी मल्टीप्लाइड बाई पी डी वी प्लस वी डी पी अपॉन आर प्लस पी डी वी इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों, इसे थोड़ा और अगर हम लोग क्या कर दें, थोड़ा हम लोग इसे अगर रीअरेंज कर दें तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, सी वी प्लस आर पी डी वी प्लस सी वी इंटू वी डी पी इज इक्वल टू 0, है ना। तो थोड़ा और अगर इसे हम लोग रीअरेंज कर दें तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, सी पी अपॉन सी वी डी वी बाई वी प्लस डी पी अपॉन पी इक्वल टू 0, और डी पी अपॉन पी को हम लोग इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, गामा डी वी अपॉन वी इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन पी। मतलब हम लोग यहाँ पर गामा किसे कह रहे हैं, ये जो रेशियो है सीपी और सीवी का, उसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, गामा नाम दे दिया। ठीक है, तो अब बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास गामा डीवी बाई वी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डीपी बाई पी आ गया है। क्लियर है ये बात। तो बच्चों यहां से एक एक्सप्रेशन है जो मैं चाहूंगा कि आप हमेशा याद रखें, और वो क्या है कि डीपी बाई डीवी, है ना, डीपी बाई डीवी यहां से कितना आ जाएगा, माइनस गामा पी बाय वी के बराबर आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये एक्सप्रेशन जो है ना आप हमेशा याद रखें, क्योंकि बेसिकली हमारे को बहुत सारे सवाल मिलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर जिसमें पीवी ग्राफ हो सकता है, तो आपको वहां पर स्लोप कभी कभी चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो पीवी ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज डीपी बाई डीवी, वो किसके बराबर आता है, माइनस गामा पी बाय वी के बराबर आता है। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करें, है ना, तो वी इनिशियल पी इनिशियल वी फाइनल पी फाइनल, है ना, तो यहां पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहां पर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों कि अगर इसे इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी अपॉन वी का इंटीग्रेशन एल एन वी, है ना, एल एन वी हो जाएगा, और लिमिट पुट करने पर ये कुछ इस तरीके का बन जा रहा है। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम लोग गामा को जो है ना, एल एन के अंदर ही ले लें तो ये पावर में रेज हो जाएगा। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, पी इनिशियल वी इनिशियल की पावर गामा इज इक्वल टू पी फाइनल मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल की पावर गामा। तो कुल मिला के हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर गामा, ये क्या है, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। तो पीवी की पावर गामा, पी इंटू वी की पावर गामा रिमेन्स कांस्टेंट, किस केस में, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो हम लोग इस बार वॉल्यूम को नहीं रखना चाहते हैं तो वॉल्यूम को एनआरटी अपॉन पी लिख सकते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वॉल्यूम के बदले क्या रख देंगे, एनआरटी अपॉन पी रख देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा पी की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाई टी की पावर गामा, ये भी क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि एन और आर ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट्स है। ठीक है, इसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से देखिए हम लोग और क्या देखने वाले हैं, V और T में रिलेशन। अगेन इक्वेशन कौन सी हेल्प करेगी हमारी, PV इक्वल टू एनआरटी। अब हम लोग वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन जानना चाहते हैं तो प्रेशर को क्या लिख देंगे, एनआरटी अपॉन वी। तो यहाँ पर देखिए एनआरटी अपॉन वी लिख दिए, एन और आर तो कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बन गया, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, ड्राई एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 10 atm is suddenly released at atmospheric pressure. Find the final temperature of the air. और हमें इस ड्राई एयर के लिए Cp by Cv, ये जो रेशियो है गामा, वो कितना दे रखा है, 1.41 दे रखा है। तो देखिए बच्चों, हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि एयर को सडनली रिलीज किया गया, जिस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि इट डज नॉट गेट टाइम टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग। तो इस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो कैसा होगा, वो होगा एडियाबैटिक। क्लियर है ये बात। और अगर हम लोग इस प्रोसेस को रिवर्सिबल एज्यूम करें तब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे को प्रेशर और टेम्परेचर, है ना, इसमें रिलेशन एक तरीके से दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे, प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है, तो यहां पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, P1 की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय T2 की पावर 1, सिंपली गामा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें T2 चाहिए, है ना। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि T2 अपॉन T1 होल टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P2 अपॉन P1
की पावर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, गामा -1 कर देता हूँ। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 अपॉन T1, ये कितने के बराबर आ जाएगा, P2 अपॉन P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा। क्लियर है? तो यहां से देखिए हमारे को स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, T1 मल्टीप्लाइड बाय P2 अपॉन P1 टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा। अब देखिए बच्चों, सारा डेटा हमारे को ऑलरेडी दे रखा है इस सवाल में, है ना। हम लोग जानते हैं कि गामा जो इस सवाल के हिसाब से कितना है, 1.41 है ना, गामा की वैल्यू कितनी है, 1.41 है। P2 जो है ना, फाइनल प्रेशर जो है वो कितना है, 1 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P1 हमारे को दे रखा है कितना, 10 atm, ऑलराइट। और T1 जो है हमारे को दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, पर हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा 273 प्लस 15, है ना, जो कि कितना हो जाएगा 288 केल्विन के बराबर। तो इन डेटा को अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है T2 वो आ जाएगा 148 केल्विन के बराबर। तो यही हो जाएगा बच्चों इस सवाल का फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब हम लोग निकालने वाले हैं वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि वी हैव अ सैंपल ऑफ गैस और इनिशियल प्रेशर P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है। अब इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेशर चेंज हो जाएगा, लेटर से P2 हो गया, और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, सपोज V2 हो गया। अब हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोग कह सकते हैं कि P इंटू वी की पावर गामा हैज टू बी ए कांस्टेंट, लेटर से कि वो K के बराबर है। तो P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू लेटर से K। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर इज इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्क डन बाय द गैस हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV होता है V1 से V2 तक। अब प्रेशर वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो हमारे को प्रेशर को लिखना पड़ा किस तरीके से, K अपॉन V की पावर गामा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, काम आसान हो गया क्योंकि K जो है ना, हम लोग समझ पा रहे हैं कि वो तो कांस्टेंट है। तो V की पावर माइनस गामा dV को इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो V की पावर माइनस गामा है ना, V की पावर माइनस गामा dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1। तो उसको अगर रीअरेंज करें तो वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग एक इंटरेस्टिंग काम करेंगे। जब हम लोग यहाँ पर पहले केस में K की वैल्यू पुट करेंगे तो K को क्या पुट करेंगे, P2 V2 की पावर गामा, और दूसरे केस में जब K को पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे, P1 V1 टू द पावर गामा। तो इस तरीके से वर्क डन जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइनली जो वर्क डन है वो आ जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1 के बराबर। क्लियर है? तो ये हमने डराइव कर लिया वर्क डन इन केस ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस बाय एन आइडियल गैस। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हम लोग किसी भी प्रोसेस को इस तरीके से लिख सकें, PV की पावर अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब यहां पर जो है अल्फा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर अल्फा की वैल्यू जो है 1 है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है ये बात? उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को क्या कर दें, 0 कर दें, तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, तो ये जो प्रोसेस है ये हो जाएगा प्रेशर बराबर कांस्टेंट, मतलब कि आइसोबारिक प्रोसेस। क्लियर है ये बात? तो अल्फा की अलग अलग वैल्यूज को पुट करने पर जो प्रोसेस है वो अलग अलग होता चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्फा की वैल्यू को अगर हम लोग गामा पुट कर दें तो ये कैसा प्रोसेस बन जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगा। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर कोई भी रैंडम प्रोसेस है, लेट अस से PV टू द पावर अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस केस में जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्क डन कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो बच्चों हम लोग वर्क डन निकालने के लिए शुरुआत ऐसे करेंगे। हमें पता है वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV होता है V1 से लेकर के V2 तक। अब हम लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि लेटर से कि ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है और इसको मैं K कॉल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रेशर की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, तो मैं प्रेशर की वैल्यू को है ना यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि वो किसके बराबर आ जाएगा, K अपॉन V की पावर अल्फा के बराबर आ जाएगा। सो आई कैन राइट K अपॉन V टू द पावर अल्फा dV, है ना, कहाँ से कहाँ तक, V1 से लेकर के V2 तक। ठीक है, तो अभी जिस तरीके से हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंटीग्रेशन करा, ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करें, है ना, तो वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
आइए देखते हैं। यहाँ पर v टू द पावर अल्फा है ना, v टू द पावर अल्फा है डिनोमिनेटर में, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, v टू द पावर माइनस अल्फा है ना। तो ये बन जाएगा k, और इधर हम लोग क्या लिख देंगे, v की पावर माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन माइनस अल्फा प्लस 1, और लिमिट यहाँ पर आ जाएगी v1 से लेकर के v2 तक। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू k अपॉन 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, अब इधर क्या आ जाएगा देखिए, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा v2 की पावर है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस अल्फा माइनस v1 की पावर 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जब k को है ना v2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग k की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, p2 v2 की पावर अल्फा। ठीक है, और जब k को v1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, k को p1 v1 की पावर अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं p2 v2 की पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय v2 की पावर 1 माइनस अल्फा माइनस p1 v1 की पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय v1 की पावर 1 माइनस अल्फा, और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा जो है ये तो एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से वर्क डन हमारे पास आ जाएगा v2 की पावर अल्फा है और यहाँ v2 की पावर 1 माइनस अल्फा है, तो ये सिंपली क्या बन जा रहा है बच्चों, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये बन जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो बच्चों इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू, अब p2 v2 माइनस p1 v1 ये बेसिकली क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है nr t2 माइनस t1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वर्क डन है ना, वो क्या आ जा रहा है, nr t2 माइनस t1 अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर आ जा रहा है, या फिर p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन 1 माइनस अल्फा के बराबर आ जा रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा और रीअरेंज कर दे तो ये क्या बन जाएगा, p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन अल्फा माइनस 1। तो ये एक्सप्रेशन काफी रिजेंबल कर रहा है किसे, वर्क डन इन केस ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस, वहां पर सिर्फ अल्फा के बदले क्या आ जाता था, गामा आ जाता था। ठीक है, तो बच्चों ये तो हम लोगों ने बात करी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। अब लेकिन बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी है ना, तो उस केस में ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि वर्क डन जो है ना, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू nRT ln ऑफ v2 अपॉन v1 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम लोग एक और चीज यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, और वो ये है कि जो C होगा है ना, वो क्या होगा किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये तो हमेशा ही वैलिड होता है। डेल्टा Q हमेशा क्या लिखा जा सकता है, NC डेल्टा T है ना। डेल्टा U क्या लिखा जा सकता है, हमेशा NCV डेल्टा T। ठीक है, और डेल्टा W है ना, डेल्टा W तो हमने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए देख ही लिया है ना। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा W आ रहा था वो कितना आ रहा था, NR, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T अपॉन 1 माइनस अल्फा है ना, डेल्टा W ये आ रहा था। तो आप देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं NC डेल्टा T इज इक्वल टू NCV डेल्टा T प्लस NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि n डेल्टा T को गायब किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी CV प्लस है ना, और इधर क्या आ जाएगा R अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है, तो किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए हम लोग C कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए बच्चों, तो एक ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, द कर्व्स A and B in the figure show PV graphs for an isothermal and an adiabatic process for an ideal gas. The isothermal process is represented by the curve A. तो इस सवाल का कहना यह है कि पीवी ग्राफ बनाया गया है दो प्रोसेसेस के लिए, और उसमें से ए प्रोसेस और बी प्रोसेस जो है उनमें से एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक है, और हमसे कहा गया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट होगा कर्व ए से। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग पीवी इक्वल टू
कांस्टेंट की बात करें, है ना, तो ये इक्वेशन किसके लिए है? आइसोथर्मल के लिए, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन होती है? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और एडियाबैटिक, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन सी इक्वेशन आती है? पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा? पीडीबी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू 0। और उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? P मल्टीप्लाइड बाय गामा इंटू वी की पावर गामा -1 dV प्लस अगला टर्म क्या आ जाएगा? V की पावर गामा dP इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? dP बाई dV इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा -P बाई V, और यहाँ पर जो dP बाई dV है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा माइनस गामा टाइम्स P अपॉन V के बराबर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पर क्या कमेंट कर सकते हैं? इस पॉइंट पर हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि दोनों में ही स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो दोनों में ही अगर स्लोप नेगेटिव आने वाला है तो हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप के बारे में बात कर सकते हैं। तो जैसे मॉड ऑफ dP बाई dV आइसोथर्मल के केस में क्या आ रहा है? वो आ रहा है P अपॉन V के बराबर, और dP बाई dV जो है एडियाबैटिक के केस में इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? गामा टाइम्स P बाई V के बराबर आ रहा है। अब हमें पता है कि गामा जो है वो क्या होता है? वो होता है CP बाय CV, और CP तो बड़ा होता है। तो गामा बच्चों बेसिकली क्या आ गया? ग्रेटर देन 1 आ गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है वो किस केस में ज्यादा आएगा? स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो अब इस डायग्राम को देखिए और इस पॉइंट को देखिए। यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट की मदद से, क्योंकि यहाँ पर P और V दोनों ही के लिए क्या है? सेम है। तो इस जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो स्लोप है ना, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके लिए ज्यादा आ रहा है? तो जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो हम लोग देख पा रहे हैं कि B के लिए ज्यादा आ रहा है ना। और इसका मतलब ये हो गया कि जो B प्रोसेस है ना, जो B प्रोसेस है उसका स्लोप का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा आ रहा है तो वो बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो हमसे सवाल में कहा गया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि स्लोप का मैग्नीट्यूड जो है मैंने यहां पर कैसे देखा। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों मैंने है ना, ए के लिए यहां पर देखिए मैंने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो अब हमें ये पता है कि इस लाइन का जो स्लोप होगा वो तो नेगेटिव होगा, लेकिन मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं इस एक्यूट एंगल को देख सकता हूँ। लेट अस से कि ये थीटा ए है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि थीटा ए जो है वो क्या है? वो एक्चुअली छोटा है अगर मैं थीटा बी की बात करूं इसी तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करके। तो अगर थीटा ए जो है वो क्या है? थीटा बी से छोटा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि tan थीटा इज ऑल्सो लेस देन tan थीटा बी। तो इसलिए हम लोग कह पा रहे थे कि स्लोप जो है ना, वो ए का क्या होगा? लेस देन होगा स्लोप ऑफ बी, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जज किया कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, फिगर शोज अ प्रोसेस ऑन अ गैस इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ चेंज। द मोलर हीट कैपेसिटी फॉर दिस प्रोसेस इज C। अब हमें कमेंट करना है कि C की वैल्यू 0 है, CV के बराबर है, ग्रेटर देन CV है, या फिर लेस देन CV है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूं तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? लेटर से PV की पावर अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग इसे डिफरेंशिएट करें, है ना, अगर इसे डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा पहले तो P मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इंटू V की पावर अल्फा -1 dV प्लस V की पावर अल्फा, अब P को डिफरेंशिएट करेंगे, dP इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास dP अपॉन dV जो है ना, वो कितने के बराबर आ जा रहा है? माइनस अल्फा टाइम्स P अपॉन V के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, अब बच्चों इस ग्राफ को देख करके हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो dP बाई dV है वो तो पॉजिटिव है ना। स्लोप तो हम लोग देख पा रहे हैं हर समय क्या है? पॉजिटिव है। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ये जो P बाई V रेशियो है बेसिकली ये भी तो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो अल्फा है उसे क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो LHS और RHS दोनों ही क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे।
तो एक चीज हमारे को समझ में आ गई कि अल्फा को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। अब हमने अभी अभी डिराइव करा कि c इक्वल टू क्या होता है, सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू जो है खुद ही क्या है, नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बी प्लस यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये सम पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि c जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन सी बी हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, c ग्रेटर देन सी बी। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।